वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्लास 12th की एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो क्लास 12th की एनसीईआरटी को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर है। तो इससे पहले अपन अकेडमी से जुड़ने कुछ बेनिफिट्स है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको जो है डेली लाइव क्लासेज मिलती है, और उन लाइव क्लासेज में आप अपने डाउट्स जो है एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने जो है आंसर्स को दे सकते हैं। उसके लिए अन अकेडमी आपको अनलिमिटेड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस प्रोवाइड करवाता है, ताकि टाइम टू टाइम अपने आप को जो है आप इवेल्युएट कर पाए। सारे के सारे कोर्सेज जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं, मतलब कि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब कि यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आप उन सभी को जो है अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हैं। उनके पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, और प्रेजेंट में जो चल रहे हैं उनको आप लाइव देख सकते हैं। अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया के जो है टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का मेरा सजेशन आप लोगों को रहेगा, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में थोड़ा सा समय लगता है। तो 1 ईयर का फी जो है 49,500 रुपीज़ है, 2 ईयर की 72,000, 3 ईयर की जो है 90,000 रुपीज़ जो है यहाँ पर फी है। लेकिन अगर आप रेफरल कोड VVYT का प्रयोग करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% जो है इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल हो जाता है। और इस 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ ही आपको ये 44,550 रुपीज़ में अवेलेबल होता है। 24 मंथ का अगर हम बात करें तो 24 मंथ का आपको 64,800 रुपये में अवेलेबल होगा। और 36 महीनों का 3 साल का आपको जो है 81,000 रुपये में अवेलेबल है। एक साथ में पे नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप जो है इसको ईएमआई में पे कर सकते हैं, किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। और इन किस्तों में भुगतान से क्या हो जाएगा, आपका सारा का सारा जो है, मतलब कि एक साथ में आपको पेमेंट नहीं लगेगा, और ये नो कॉस्ट ईएमआई है। उसके अलावा डेबिट कार्ड पर ईएमआई अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड तो अवेलेबल है ही है, एक बजाज का जो कार्ड आता है वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। साथ ही अनअकैडमी आपको जो है एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे फीचर्स तो इंक्लूड है ही, साथ ही उसमें आपको एक पर्सनल मेंटोर, डेली मेंस की जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, एक स्टडी प्लानर और एक पर्सनलाइज फीडबैक आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और इसमें जब 1 साल, 2 साल और 3 साल के सब्सक्रिप्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 69,500 रुपीज़, 1,07,000 रुपीज़ एंड 1,41,000 रुपीज़ में आपको ये अवेलेबल होता है। लेकिन अगर आप रेफरल कोड VVYT का प्रयोग कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत जो है 10% डिस्काउंट मिल जाता है, और तुरंत 10% डिस्काउंट से आपको यहाँ पर 62,550 रुपये में, 96,000 रुपये में और 1,26,900 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अनअकैडमी ये सारा आपको जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करवाता है, तो उनको आप जरूर ज्वाइन करें। ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी है जो है 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर का अगर अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसकी फी जो है 27,500, 1 साल की 40,000, 2 साल की और 50,000 आपको यहाँ पर 3 साल की कोर्स की फी मिलती है। लेकिन अगर आप 10% को यूज 10% रिडक्शन हो जाएगा, इसमें डिडक्शन हो जाएगा आपका, और आपको ये VVYT रेफरल कोड को यूज करने के बाद में मिलेगा। ये कोर्सेज मेरे द्वारा अवेलेबल है, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी का हमारा दूसरा चैप्टर जो है हमारा वो क्या है, प्रवास। देखिए प्रवास माइग्रेशन आप सभी लोगों को पता है, प्रकार, कारण और परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकार, कारण और परिणाम का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रवास का मतलब आप जो जो आपका नेटिव प्लेस है या जिस स्थान पर आप रह रहे हैं उस स्थान को छोड़कर आप जो है दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और वहां पर निवास कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चित्र दे रखा है। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक इंजीनियर है जो जिनका नाम है यहाँ पर क्या, राम बाबू का जन्म जो है कहाँ पर हुआ, जन्म जो है बिहार के भोजपुर में हुआ, एक छोटे से गांव में हुआ था। और आरंभिक 12 वर्ष की आयु में जो है माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वो निकटवर्ती कस्बे आरा में चले गए, मतलब उनके पास में जो कस्बा था उधर चले गए। वो अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए जो झारखंड में स्थित सिंदरी गया, और बाद में भिलाई में उसे जो है नौकरी मिली। मतलब कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जो है पहले जो है स्कूलिंग के लिए जो है यहाँ पर उनका जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। उसके बाद में वो कॉलेज के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए जाते हैं, और उसके बाद में वो
जॉब करने के लिए जा रहे हैं। तो ये पिछले जो है कितने वर्षों से चल रहा है, करीबन 31 वर्षों से चल रहा है। उनके माता पिता के बारे में अगर हम बात करें तो उनके माता पिता जी अशिक्षित थे और उनका आजीविका का एकमात्र स्रोत जो है कृषि से होने वाली अल्प आय थी। कृषि से होने वाली जो है अल्प आय थी और उन्होंने अपना सारा जीवन ही गांव में गुजार दिया। उनके परिवार की बात करें, उनके परिवार में जो माता पिता रहे हैं वो माता पिता जो है कृषि से निर्भर थे और अशिक्षित थे, और उसके अलावा संपूर्ण जीवन उनका जो है उसी गांव में जो है बीत चुका है। राम बाबू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उनके 3 बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर चले गए। मतलब कि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से जो व्यक्ति जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। देखिए, तो पहला बच्चा इलाहाबाद में, मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है। दूसरा बच्चा जो था, जो लड़की रही, उन्होंने उच्चतर शिक्षा जो है भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में जो है यूएसए में काम कर रही है। और तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद जो है सूरत में बस गई। तो मतलब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है हमारा, हमको ये समझाना चाह रहा है पहले तो कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रवास होता है। यह कहानी जो है अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कहानी थी इनके बारे में। तो इससे हमको ये पता चलता है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव में, दूसरे गांव के लोग जो है शहरों में, और शहरों से जो है बड़े शहरों में, और बड़े शहरों से जो है लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जाकर बसते जा रहे हैं। और वास्तव में भारत इतिहास का जो है देश के जो है विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। और एक नामी कवि जो है फिराक गोरखपुरी के शब्दों में, सरजमीन ए हिंद पर अवकाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। मतलब कि समय के साथ साथ में यहाँ पर परिवर्तन हुए और बहुत सारे जो है काफिले भारत की भूमि पर आके बसते गए और हिंदुस्तान क्या होता गया, बनता गया। और विश्व के सभी भागों से लोगों के जो कारवां जो थे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो कबीलों के दल होते थे, वो भारत में आते रहे, बसते रहे, और इसी प्रकार भारत की जो है विरचना हुई। मतलब कि इसी प्रकार जो है भारत हमारा डेवलप हुआ। इसी प्रकार भारत में बहुत सी बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में जो है विभिन्न स्थानों पर, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, पश्चिमी यूरोपीय देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे। मतलब कि सीधी सी बात है, बेहतर अवसरों की तलाश में, वहां पर जहां पर अवसर बेहतर मिलेगा वहां पर जो है वो मनुष्य जो है प्रवास करेगा। अब इंडियन डायस्पोरा क्या कहता है, भारतीय प्रसार जो है किस प्रकार से हुआ, तो आप सभी लोगों को पता हो औपनिवेशिक जो काल था, ब्रिटिश काल जो था, के दौरान अंग्रेजों के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से, यूपी और बिहार से जो है काफी जो है श्रमिक जो है मॉरिशस, कैरिबियन द्वीपों जिसमें ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड गुआना, फिजी, साउथ अफ्रीका और फ्रांसीसियों और जर्मनों द्वारा रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और जो है सूरीनाम में, और फ्रांसीसी और डच लोगों और पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन द्वीप से अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में जो है करारबंद, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बंधुआ लाखों मजदूरों को जो है रोपण कृषि में काम करने के लिए भेजा गया। ठीक है, और ये सभी प्रवास जो है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, गिरमिट एक्ट नामक समयबंध अनुबंध, मतलब कि एक टाइम पीरियड का जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पर, समयबंध अनुबंध के तहत आते थे। फिर भी इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशा जो है दासों से बेहतर नहीं थी। मतलब कि उनको यहाँ से पकड़ के लेके चला गया और वहां पर जो है उनसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई। और अगर आप लोगों को पता हो तो उन मजदूरों को क्या कहते थे, गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, ये गिरमिट एक्ट जो है, ठीक है, और ये जिन देशों में लेके चले गए उन उन देशों को क्या कहते हैं, गिरमिटिया देश। जो अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पे, ट्रिनिडाड टोबैगो, सूरीनाम, मॉरिशस, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, गिरमिटिया देश भी हो जाएंगे। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने जो है नूतन समय में व्यापारियों, शिल्पियों, व्यापारियों और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में जो है आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देश थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई इत्यादि में जो है व्यवसाय के लिए अब भी प्रवृत्ति यहाँ पर क्या है, जारी है। मतलब कि यहाँ से जो है काफी जो मजदूर जो है फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं, उन वहां पर जो है फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जो उनको ले जाया जाता है। और 1970 के दशक में पश्चिमी एशिया में हुई सहसा तेल वृद्धि द्वारा जो है जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का जो है नियमित बाह्यवास हुआ। अगर आप लोगों को पता होगा, पश्चिमी देश में जो है आज भी वर्तमान में भी हमारे देश के जो है काफी लोग जो है वहां पर जाकर रोजगार की तलाश में वहां पर जाते हैं। और कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों,
जो व्यापार करने वाले भंडार मालिकों, व्यवसायों का भी जो है पश्चिमी देशों में यहाँ पर प्रवास होता है। और प्रवासियों की तीसरी तरंगों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किस फॉर्म में है? डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैनेजमेंट जो है प्रबंध प्रवास परामर्शदाता है, वित्तीय विशेषज्ञ है, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट है, और संचार के माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और अन्य समाविष्ट थे जिन्होंने यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि में यहाँ पर प्रवास किया। मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर, इंजीनियर अगर हम यहाँ पर बात करें, जो मैनेजर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन से टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े काफ़ी जो है ऐसे लोग जो है यहाँ पर जो है यूएसए, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, है ना, यूरोप के काफ़ी देशों में जो है यहाँ पर प्रवास करते हैं। और इन व्यवसायों में जो है सर्वाधिक शिक्षित उच्चतम अर्जन करने वाले समूहों में जो है एक होने की जो है विशिष्टता का आनंद यहाँ पर लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोग जो है किन किन कारणों की वजह से प्रवास हो रहे एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। ठीक है, और अगर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक ये सिर्फ एक डेकोरम बताया जा रहा है, और अगर आप लोगों को जो है वैसा ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर आप लोगों को जो समझ में नहीं आए तो आप जो है किसी भी प्रकार कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो उदारीकरण के 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित जो है भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को जो है विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। और इन सभी देशों में भारतीय प्रसार को जो है अपने देशों में विकास की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो है इंडियन जो डायस्पोरा जो फैला है इन सभी देशों में जो है, हमने बताया कि किन किन कारणों की वजह से फैला है। या तो उपनिवेशिक काल में जो है उनको लेके जाया गया, उसके अलावा दूसरे लोग जो है वो खुद गए हैं जो मजदूरी करने के लिए, या फिर जो डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, वो जो अपने दूसरे देशों में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनके विकास में जो है अपने अपने देशों में क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब देखिए प्रवास क्या होता है। वास्तव में प्रवास को 1981 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही दर्ज करना प्रारंभ कर दिया गया था। आप लोगों को पता है जनसंख्या जब हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में 1872 में पहली हुई। ठीक है, और 1881 से जो है नियमित रूप से, और संपूर्ण जनसंख्या यहाँ पर 1881 से होती है। तभी से जो है इस माइग्रेशन को भी यहाँ पर दर्ज करना प्रारंभ कर दिया जाता है, और इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। परंतु 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया, अर्थात उसमें दो घटक, अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर, और तो जो है निवास की अवधि जो है उसमें सम्मिलित किया गया। मतलब कि 1961 से ऐसा शामिल किया गया, जन्म स्थान जो है आपका कहाँ पर है उसको शामिल किया गया। फिर बताया गया कि 2 साल अगर यहाँ रहा, 5 साल कहीं और रहा, तो उसके हिसाब से भी उसको भी क्या किया गया, निवास की अवधि भी उसमें शामिल किए गए। और उसके बाद 1971 में पिछले निवास स्थान और गणना पर रुकने की अवधि को अतिरिक्त सूचना में शामिल किया गया। पिछला निवास स्थान क्या था और अभी कहाँ रह रहे हैं, तो इसको जो है अतिरिक्त सूचना में जो इसको समाविष्ट किया गया। और प्रवास के कारणों पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में शामिल किया गया, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में जो है संशोधन किया गया। और भारत में जो है प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। कौन कौन से? जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, निवास स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान जो है गणना से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी के रूप में जाना जाएगा। और 2001 की जनगणना के अनुसार क्या होता है, देश के करीबन 103 करोड़ लोगों में से लगभग जो है 30%, मतलब कि 70.7%, 70.7 करोड़ की रिपोर्ट जो है प्रवासियों के रूप में आकी गई। मतलब कि यहाँ पर जो है 30% जनसंख्या जो है क्या हुई, 2001 की जनगणना के अनुसार माइग्रेट होती है और अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे। जो मतलब कि जिनका जो जन्म स्थान था उनसे वो क्या कर रहे थे, अलग रह रहे थे। और यद्यपि निवास स्थान की अगर हम बात करें वो 31% थी पिछले स्थान के संदर्भ में। अब प्रवास की कुछ धारा है, किस किस प्रकार से प्रवास होता है, तो देखिए आंतरिक प्रवास जो है देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो है देश के बाहर तथा अन्य देशों के अंदर होता है। मतलब कि एक देश से दूसरे देश से होगा वो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास जो है हमारा भारत के अंदर ही या हमारे देश के भीतर ही, तो उसमें जो है कुछ है। तो आंतरिक प्रवास के अंतर्गत जो है 4 धाराओं की पहचान की गई है। तो कौन कौन सी है? ग्रामीण से ग्रामीण,
ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पर, तो देखिए ये डेटा जो है 2001 का अनुसार है, लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है, उसलिए हम देख लेते हैं। भारत में 2001 के दौरान पिछले निवास स्थान की तुलना में 31.5 करोड़ प्रवासियों में से 9.8 करोड़ ने पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल दिया। जो आप लोगों को पता हो तो 2001 में कितनी परिकल्पित थी कि भाई 31.5 करोड़ जो लोग हैं वो पिछले निवास स्थान के आधार पर जो है क्या थे। लेकिन यहाँ पर जो है 9.8 करोड़ लोगों ने जो है पिछले 10 वर्षों में अपना निवास स्थान बदल लिया है, और इनमें से 8.1 करोड़ जो है अंतः राज्य प्रवासी थे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में उन्होंने क्या किया है, प्रवास किया है। और इस धारा में स्त्री प्रवासी जो है प्रमुख थी, मतलब ये क्या हुई, अधिकांश जो है विवाह के बाद में जो है उनका प्रवास हो गया एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है निवास के अंतिम स्थान के अनुसार अंतः राज्य प्रवास को दर्शाती हुई प्रवास की कुछ प्रमुख धाराएं। अवधि जो है 0 से 9 वर्ष है, भारत 2001, और जनगणना जो है प्रवास सारणी भारत की जनगणना 2001 से लिया गया है। स्त्री और पुरुषों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ग्रामीण से ग्रामीण, देखिए स्त्रियों का जो है इतना ज़्यादा प्रवास होता है। कुल ओवरऑल भी अगर हम देखें यहाँ पर सभी में जो है स्त्रियों का ही थोड़ा प्रवास जो है अधिक है, ये तो बहुत अधिक है। ठीक है, ये सब जो है अधिकांश किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, विवाह के परिणाम स्वरूप हुआ है। और प्रवास की धाराओं से के अनुसार देखें यहाँ पर प्रवास जो है 10 लाख में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि निवास के अंतिम स्थान के अनुसार जो है अंतरराज्य प्रवास को जो है दर्शा रही है यहाँ पर। तो इसमें जो है ग्रामीण से जो नगरीय क्षेत्रों में जो प्रवास हुआ है वो पुरुषों का अधिक हुआ। उसका सिंपल सा कारण है क्या, आजीविका। ठीक है ना, वो सिंपल सा कारण है क्या है, आजीविका। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतः राज्य और अंतरराज्य प्रवास की विभिन्न धाराओं में जो है स्त्री और पुरुष निवासियों के विवरण को जो है पीछे जो चित्र दिया गया उसमें प्रस्तुत किया गया। और इस बात का स्पष्ट साक्ष्य है कि दोनों प्रकार के प्रवासों में जो है थोड़ी दूरी के ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में जो है स्त्रियों की संख्या क्या थी, अधिक थी। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम यहाँ पर बात करें तो आर्थिक कारणों की वजह से उसमें क्या है, पुरुष की आजीविका क्या है, मतलब पुरुष के जो है अंतर क्या है, ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में जो है प्रवास का वो पुरुषों की संख्या क्या है वहां पर अधिक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों की और भारत की और भी जो है क्या हुआ है, उत्प्रवास। आप्रवास का मतलब आकर बसना, उत्प्रवास मतलब कि यहाँ से जाकर वो कहीं और बसना। तो यहाँ पर देखेंगे इनमें से 50 लाख भारतीयों का प्रवास हुआ, उनमें से 96% जो है पड़ोसी देशों में। तो बांग्लादेश से 30 लाख, इसके बाद पाकिस्तान से 9 लाख, नेपाल से 5 लाख, इसमें तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और म्यांमार से भी कितने, करीबन 1.5 लाख शरणार्थी भी इसके अंतर्गत क्या है, शामिल किए गए हैं। और यहाँ तक भारत से उत्प्रवास का प्रश्न है, ऐसा अनुमान है कि भारतीय डायस्पोरा के लगभग 2 करोड़ लोग हैं जो 110 देशों में जो है फैले हुए हैं। तो भारतीय डायस्पोरा की अगर हम यहाँ पर बात करें वो कितने हैं, 110 देशों में वो फैले हुए हैं। प्रवास में स्थानीय विभिन्नता के बारे में बात करें, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य जो है उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे अन्य राज्यों में प्रवासियों को जो है क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब कि यूपी बिहार से लोग जो है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा जैसे लोगों में जाते हैं, मतलब जैसे राज्यों में जाते हैं। और 23 लाख अप्रवासियों के साथ महाराष्ट्र जो है प्रथम सूची पर है, और इसके बाद में दिल्ली, गुजरात और हरियाणा आते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो है अगर हम बात करें अप्रवासियों के साथ में, मतलब कि दूसरे राज्यों से जो लोग जाके बसे वो सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार वे राज्य है जहाँ उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, मतलब कि यहाँ से लोग जो है गए हैं, मतलब कि 26 लाख लोग यहाँ से चले गए। बिहार से जो है करीबन 17 लाख लोग यहाँ से चले गए। ठीक है, और इनमें जो है सर्वाधिक अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो किसका है, अंतः राज्यों की प्रवास का भाग जो है सर्वाधिक है। और अंतर क्या है, नगरीय समूह स्थित, मतलब कि एक रोजगार के लिए जो है यहाँ पर जो है मनुष्य जो है वो जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रवासियों की कुल संख्या कहाँ से जो है कितने लोग आए हैं, तो आपके सामने ये कंप्लीट है। अब प्रवास के कारण क्या क्या हो सकता है, देखिए प्रवास का कारण अगर हम यहाँ पर बात करें तो खूब सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक जो है पुश फैक्टर क्या होता है, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान छुड़वाने का कारण बनता है।
वो किसी कारणवश अपना निवास स्थान को छोड़ते हैं। दूसरा पुल फैक्टर, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को जो है आकर्षित करते हैं, विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, मतलब कि अपनी ओर खींचते हैं। कि मतलब कि जैसे अगर कोई दिल्ली जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, महाराष्ट्र में जैसे हमने बात करी आप्रवासियों की संख्या सर्वाधिक जा रहा है, तो मतलब कि वहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको वो आकर्षित कर रहे हैं। और भारत में लोग जो है ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचना सुविधाओं के अभाव में एक कारण से दूसरी जगह पर जो है प्रवास करते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी जो है प्रवास के लिए क्या करता है, प्रतिकर्षण पैदा करता है, मतलब कि उनको पुश फैक्टर जो है यहाँ पर बताता है। और दूसरी ओर अवकर्ष कारक है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो है नगरीय क्षेत्रों की ओर जो है उनको आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की ओर जो है अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवकर्ष कारक जो है अवसर, नियमित काम का मिलना, अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन, शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत आदि महत्वपूर्ण। देखिए इस चैप्टर में जो है इतना ज़्यादा समझाने लायक नहीं है। मुख्य चीज़ यही है कि यहाँ पर ये आप लोगों को ये बताना चाह रहा है कि किस कारण से लोग जो है प्रवास करते हैं। पर प्रवास के जो है अलग-अलग जो है हमको परिणाम जो है हमारे सामने आते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आर्थिक कारण परिणाम। आर्थिक परिणाम का मतलब यहाँ पर ये है कि लोग जो है अगर दूसरे राज्यों में जाएँगे, तो वहाँ पर क्या करेंगे? उनको अच्छी राशि अगर प्राप्त हो रही है जभी जाएँगे ना, अच्छा अवसर मिलेगा जभी जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा एक आर्थिक परिणाम। सन 2002 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से हुंडियों के रूप में जो है 110 खरब अमेरिकी डॉलर जो है यहाँ पर प्राप्त किए। मतलब कि बाहर के हमारे लोग जो है बाहर जाके कमाएँगे, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा? विदेशी मुद्रा का जो है अधिक होगा और यहाँ पर जो है अधिक राशि भी प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों के द्वारा भेजी गई राशि जो बहुत थोड़ी है, किंतु उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका। ये राशि तो कम है, लेकिन ये क्या करती है, उस क्षेत्र की जो है आर्थिक वृद्धि में तो भूमिका निभाती है। उसके अलावा देखिए, भोजन, हुंडियों का प्रयोग कहाँ पर होता है? भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि या निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। और अगर आप लोगों को पता हो, बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि हजारों निर्धन गांवों में अर्थव्यवस्था के लिए जो है हुंडिया जो है जीवनदायक रक्त का जो है काम करती है। मतलब यहाँ के लोग जो गए हुए हैं और वहाँ पर जो है उनका यहाँ पे जो है गरीब परिवार था, लेकिन उनके लिए क्या है, जीवनदायक रक्त का काम करती है जो पैसा वहाँ से आता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के जो ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है प्रवास जो है कृषि विकास के लिए और उनकी हरित क्रांति योजना सफलता बनाने के लिए क्या है, वो उत्तरदायी है। मतलब कि प्रवास जो है हमारे यहाँ पर उनकी जो है अगर यहाँ पर प्रवास हो रहा है, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास हो रहा है, तो वहाँ पर किसके लिए? कृषि विकास के लिए, वो सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने जो है भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया। जो महानगर थे उनमें बहुत ही अधिक जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व हो गया है। और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे जो है औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, जो मतलब कि जिनको स्लम कहते हैं, स्लम का विकास जो है देश में अनियंत्रित प्रवास का जो है नकारात्मक परिणाम है। देखिए यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं तो उसका क्या होगा, क्योंकि महंगी जगह है, ये महंगी जगह है, तो जो नॉर्मल इंसान जो जाता है वो वहाँ पर एफर्ट नहीं कर पाता, तो वो क्या होगा, ऐसी गंदी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में वगैरह में अगर रहता है सस्ते में, तो यहाँ पर ऐसे ही होगा। जनांकी की परिणाम, जनसंख्या पर क्या परिणाम पड़ता है? जनसंख्या पर परिणाम पड़ता है कि जनसंख्या कम हो जाती है। जहाँ जाएंगे वहाँ पे जनसंख्या में क्या हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। ये जनसंख्या का परिणाम है। सामाजिक परिणाम की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सामाजिक परिणाम में क्या हो जाएगा, नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विस्तरण इन्हीं के माध्यम से होता है। मतलब कि जो अगर कोई व्यक्ति है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से जाकर शहरी क्षेत्र में निवास करने लग गया है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र में जो कल्चर जो देखता है, वो क्या करेगा, वो कल्चर को वो अपने गांव में ट्रांसफर करेगा। तो इस प्रकार से उनका क्या हो रहा है, नगरीय क्षेत्रों में विस्तरण जो है इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रवास के कुछ कारण हैं। लगभग 2% जो है यहाँ पर विवाह का है। 3% की यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें,
ये देख लीजिए यहाँ पर ये जो 6% है वो शिक्षा के कारण है, जन्म के बाद जाना ये 10% है, ये डैश जो है परिवार के साथ जाना, और ये जो है ये हमारा काम या रोजगार के लिए, देखिए आप करीबन 38% जो है लोग यहाँ पर काम या रोजगार के लिए जा रहे हैं, और ये जन्म के बाद जाना, आपका ये क्रॉस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको यह डेटा बताया गया है। एक और डेटा है जिसमें आपको ये बताया गया है पिछले निवास स्थान के अनुसार क्या हुआ है। ठीक है, तो विवाह जो है पिछले निवास स्थान के अनुसार जो है आप लोगों को पता है उसमें स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, 65% जो है हमारी यहाँ पर महिलाएं हैं। तो देखिए प्रवास से क्या होता है, भिन्न भिन्न संस्कृतियों का जो लोग जो है आपस में क्या होता है, उनका अंतः मिश्रण होता है, और इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र की संस्कृति के उद विकास में जो है सकारात्मक योगदान देते हैं, और यह अधिकतर लोगों के मानसिक क्षितिज को विस्तृत करता है। मतलब कि जो सकारात्मक सोच की और सकारात्मक सोच बढ़ती है, उसके अलावा जो है मनुष्य का जो है मेंटल लेवल जो है वो वहाँ पर क्या होता है, बढ़ता है। किंतु गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। ठीक है ना, गुम जा रहे हैं काफ़ी लोग जो है, नहीं जानते रास्ता वगैरह, तो भटक भी जाते हैं, और काफ़ी जो है गुमनाम व्यक्तियों में जो है सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना बढ़ जाती है, और खिन्नता जो है सतत भावना लोगों का अपराध और औसत दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं को पास में फंसाने के लिए भी क्या कर देती है, यहाँ पर अभिप्रेरित कर देती है। मतलब कि जैसे ड्रग अब्यूज वगैरह जो लोगों में अपराध है, इस प्रकार की जो चीज़ें सामने आती हैं। पर्यावरणीय परिणाम, सीधी सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पर जो है वाहन ज़्यादा चलेंगे, तो और जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पर गंदी बस्तियाँ होगी, गंदे लोग होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से जो है पर्यावरणीय प्रभाव भी एक पड़ता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। उसके अलावा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की जो है जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और अन्य कारणों में यहाँ पर जो है प्रवास जो है स्त्रियों के जीवन के स्तर को प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष जो है वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां जो है पीछे छूट जाती है, जिससे उन पर जो है अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में जो है महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ा देता है, किंतु उनकी वल्नरेबिलिटी सुभेद्यता भी यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। और स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि रेमिटेंस हुंडिया जो हमको प्रवास के लिए प्रमुख लाभ है, तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास और उनकी गंभीर लागत है। ठीक है, इससे क्या होता है, मानव संसाधन भी तो गया है हमारा, हमको यहाँ पर रेमिटेंस जो प्राप्त हो रहा है, हुंडिया जो मिल रही है, लेकिन उसके बदले में हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर एक मानव संसाधन गया है, विशेष रूप से जो है कुशल लोग गए हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में जो है वैश्विक बाजार बन गया है, और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक जो है अर्थव्यवस्था है गरीब प्रदेशों से प्रशिक्षित उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को जो है सार्थक अनुपातों में जो है प्रवेश दे रही है और भर्ती कर रही है, और परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान जो है अल्प विकास को जो है यहाँ पर क्या मिलता है, बल मिलता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो लाइक ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से जो है इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो हमारा आज जो है धनतेरस है, तो आप सभी को लोगों को जो है धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को जो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर। और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, VVYT रेफरल कोड का प्रयोग जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।